एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होता है, जिसको चाओ युन सेक से धक्के मार के निकाल दिया गया होता है। यहीं पे चाओ युन सेक के जो डिसाइपल्स होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं हमारे हीरो के बारे में और कह रहे होते हैं इस बंदे का नाम ये निंग युन है और ये हानशन फैमिली का और यानसन सिटी का ये बहुत ज्यादा टॉप का टैलेंटेड लड़का था। देखो वही पर्सन कितना ज्यादा यूजलेस बन चुका है जिसको हमारे चाओ युन सेक से धक्के मार के निकाल दिया गया है। दूसरा वाला कहता है हाँ मेरे को अच्छे से पता है, इसने एक लड़की जो कि सू युई है उसके ऊपर हाथ डाली और गंदी नजर करने की कोशिश की। हमारा हीरो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और जो लोग होते हैं उसकी बातें करते हुए होते हैं और कहते हैं ये जो हमारे चाओ युन सेक उसको ज्वाइन करना चाहता था, पर जरा देखो ये कितना ज्यादा जख्मी हो चुका है। उसको लगता है कि ये यहाँ पे हमारे चाओ युन सेक को ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि हमारे हीरो अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं हानशन सिटी का प्रिंस भी कह सकते हो। मैं की रिफाइनिंग स्टेज के 7th लेवल पे था। जब मैं 18 का हुआ तब यहाँ पे सारे लोग को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गर्व था और मैं हानशन सिटी का सबसे ज्यादा यंगर जनरेशन का टॉप टैलेंटेड लड़का था। और 10 दिनों पहले ही सू फैमिली ने यहाँ पे बहुत ज्यादा घिनौना काम किया। उन्होंने मुझे एक बैंक्वेट में इनवाइट किया और वहाँ पे जाके मुझे इतनी सारी ड्रिंक करवा दी कि मैं यहाँ पे बेहोश हो गया। और जब मैं वहाँ पे फेंटेड हो गया यानी बेहोश हो गया तब अचानक से जब मेरी आंख खुली तो मैं सू युई के बेडरूम पे था जो कि वही लड़की है। और सू फैमिली की जो सू युई जो कि यहाँ पे यंगर वो होती है यानी यंग मिस होती है सू फैमिली की, वो यहाँ पे चिल्लाने लगती है। कहती है फादर जरा वहाँ देखो वो निंग युई है, वो पक्का कमीना निंग युई है, वो यहाँ पे मेरे बेडरूम के अंदर आ गया और देखो वो कैसे वहाँ पे सो रहा है, बहुत ज्यादा कमीना इंसान है। फादर में जाते हैं उसको आप मारो। मेरा हीरो कहता है मैंने सू मिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, सू मिंग वही है जो सू फैमिली के लीडर है। निंग युई यहाँ पे सू फैमिली के सू मिंग को समझाने की बहुत कोशिश करता है, एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे कौन धोखेबाज है। सू फैमिली के लीडर सू मिंग ने हमला करके हमारे हीरो को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया और उसने मेरे डेंटियन को भी डिस्ट्रॉयड कर दिया पूरी तरह से। सू मिंग को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा कमीना इंसान होता है और खुश होते हुए कहता है कि तूने यहाँ पे मेरी डॉटर के साथ ऐसा किया, अब पछतावे के लिए तैयार हो जा, तेरे को पूरी तरह से क्रिपल बना दूंगा। और उसके बाद हमारे हीरो को वहां से बाहर फेंक दिया गया पूरी तरह से जख्मी करके और डेंटियन को डिस्ट्रॉय करके। हीरो कहता है उस टाइम में मैं इतना ज्यादा जख्मी था कि मेरे शरीर से ब्लड निकल रहा था, ऊपर से मेरा डेंटियन डिस्ट्रॉय होने की वजह से मैं आगे कल्टीवेट भी नहीं कर सकता था और मैं पूरे रास्ते अपनी फैमिली के आगे मतलब दूर तक मतलब हमारा जो हीरो होता है वो यहाँ पे क्रॉल करते हुए जा रहा होता है, जमीन में लेटते हुए अपनी फैमिली के रास्ते तक जा रहा होता है जबकि उसका इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा होता है। हीरो कहता है कि मैं ऐसे पूरे रास्ते अपने फैमिली की जगह तक गया, मेरा डेंटियन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय था, कल्टीवेशन के रास्ते पे भी कदम नहीं रख सकता था। जबकि देखने वाले दर्शक बात कर रहे होते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि हानसन सिटी का जो सबसे टॉप का टैलेंटेड लड़का जो कि बहुत ज्यादा यंगर जनरेशन का टैलेंट है उसको मैं यहाँ पे ऐसी हालत में देखूंगा इतना ज्यादा जख्मी। उसके साथ तो ऐसा होना ही था जो इसने यहाँ पे सू फैमिली की सू युई के ऊपर ऐसा हाथ डाला। एक और पर्सन कह रहा होता है कि हमारी गॉड से सू के साथ ऐसे करने वाले का अंजाम यही होता है। तीसरा वाला कह रहा होता है कि तुम एक बुक को जो है उसके कवर देख के यहाँ पे जज नहीं कर सकते। हमारा हीरो वहाँ पे गलियों में से रेंगते हुए जा रहा होता है और हीरो मन में सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे अपने फादर का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने यहाँ पे मेरे को एक बात बताई कि सीटू लियांग जो है जो कि यहाँ पे चाओ युन सेक के एक मास्टर हैं जो कि मेरी मदद कर सकते हैं और वो मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। उनके लिए मेरे डेंटियन को फिर से रिबिल्ड करना एक पीस ऑफ केक की तरह है, वो हाल मेरे डेंटियन को रिकवर कर देंगे। तो एक बार मेरी कल्टीवेशन वापस आ जाए फिर मैं इस सू फैमिली से अपना बदला लूंगा। हीरो कहता है फिर मैं जो है चाओ युन सेक का जो एंटर गेट होता है जहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि वहां से हमारे हीरो को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, तो हमारा हीरो वही बता रहा होता है जब मैं चाओ युन सेक के गेट पे पहुंचा, मेन गेट पे पहुंचा था, वहां पे मेरे को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। देखा था एक बंदे को जो कि चाओ युन सेक के वही गेट के सामने होता और कहता है धक्के मारते हमारे हीरो को कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे जैसा एक कल्टीवेटर यहाँ पे हमारे चाओ युन सेक को ज्वाइन नहीं कर सकता। वो हमारे हीरो के पैसे ले जाता है और कहता है कि तुम यहीं पे रुके रहो, अपने घुटने टेको और बैठे रहो जब तक वेट करो मेरा। और हमारे हीरो ने उसको 300 लोअर ग्रेड के स्पिरिट स्टोन दिए थे, तो वो बंदा जो होता है वो वहां से चला गया होता है। हीरो कहता है कि मैंने उसे 300 लोअर ग्रेड के स्पिरिट स्टोन दिए थे जिससे मैं यहाँ पे पूरे चाओ युन सेक के जो डिसाइपल बन सकूं, जिससे वो यहाँ पे एक बार सीटू लियांग से बात कर सके। हमारा हीरो कहता है कि वो बंदे ने मेरे से लोअर ग्रेड के स्पिरिट स्टोन लिए पर वो बंदा अभी तक वापस नहीं आया। फिर दिखाते हैं कि वहाँ पे रात हो जाती है, रात से सुबह हो जाती है। हमारा हीरो बस एक ही बात सोच रहा होता है कि बस मेरा एक बार डेंटियन रिबिल्ड हो जाए, जब वो हो जाएगा तो फिर मैं सू फैमिली से बदला लूंगा और पूरी खत्म कर दूंगा सू फैमिली को। और एक बंदा होता है जो कि जू टोंग होता है और वो असल में और कोई नहीं बल्कि सीटू लियांग का डिसाइपल होता है, यानी कि सीटू लियांग यहाँ पे खुद नहीं आया बल्कि डिसाइपल आया है। क्योंकि बंदा वहाँ पे आते ही बोलता है कि मास्टर ने कहा है कि तुम्हारे जैसा एक कचड़े को यहाँ पे हमारे चाओ युन सेक में घुसने ना दिया जाए। हमारा हीरो उस बंदे के सामने झुकता है और कहता है कि मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मेरे जो फादर हैं उन्होंने सीटू लियांग की जान बचाई थी, प्लीज मैं चाहता हूँ कि बस मेरे को एक चांस दे दो, बस मेरे को सीटू लियांग से मिलना है, बस एक बार मिलना है। क्योंकि बंदा अपनी मन से बनाने लगता है और कहता है कि मेरे मास्टर ने ये भी कहा है कि पास्ट की बातों को भूल जाना ही बेहतर रहता है और पास्ट में जो भी है वो भूल भी चुके होंगे, तो यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जू टोंग हमारे हीरो से एक और बात कहता है
है कि तुम चाहो तो हमारा जो सेक्टर है उसमें एक एरन डिसाइपल बन सकते हो, जो कि एक सर्वेंट की तरह का डिसाइपल होता है। हमारे मतलब सेक्टर में एरन डिसाइपल की बहुत ज्यादा कमी है, तो तुम उसमें आ सकते हो। हीरो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है एरन डिसाइपल, मैंने सुना है कि वो लोग की जिंदगी तो बहुत ज्यादा बेकार होती है। अगर मैं यहाँ पे सेक्टर को भी ज्वाइन कर लेता हूँ और एक एरन डिसाइपल बन जाता हूँ तो मैं फ्यूचर में कभी भी आगे नहीं जा पाऊंगा। एरन डिसाइपल आप मान सकते हो जैसे कि एक सर्वेंट होता है, डिसाइपल होता है एक क्लैन में, वैसे ही करके कुछ कि एक बंदा कह रहा होता है हमारे हीरो से कि है तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम एरन डिसाइपल बन जाओ हमारे सेक्टर के। वो बस एक सर्वेंट की तरह का होता है। तो चलो अब यहाँ पे जल्दी से हमारे सेक्टर को ज्वाइन करो और हमारे कपड़े धो देना। क्योंकि दूसरा वाला कहता है और हाँ मेरे पैरों को ठीक से धोना मत भूलना। तीसरा वाला कह रहा होता है कि हाँ मेरे डॉग को भी तुम्हें घुमाने ले जाना होगा वरना मैं तुम्हारी टांगों को तोड़ दूंगा। जबकि हमारे हीरो थोड़ी देर के लिए सोचा पड़ता है, फिर कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे चाओ यून सेट को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करूंगा। जूटोंग वहां से जाते हुए गुस्से में जाते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ जाके जाओ मरो। कि हमारे हीरो से रोकता है और वो कहता है जूटोंग कि हाँ क्या बात है, मेरे को बताओ कि अगर तुमने मेरे को रोका क्यों है, क्या तुम्हें यहाँ पे पछतावा हो रहा है। जबकि हमारा हीरो कहता है नहीं कोई मुझे पछतावा नहीं है, चलो मेरे जल्दी से जो भी स्पिरिट स्टोन थे वो मेरे को वापस दे दो। हीरो मन में सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे चाओ यून सेट में ज्वाइन ही नहीं हुआ, तो भला वो स्पिरिट स्टोन जो कि मैंने इनको दिए थे इनकी फैमिली में ज्वाइन होने के लिए, तो सेक्टर में ज्वाइन होने के लिए, फिर वो सारे वेस्ट चले जाएंगे। वो हमारे निंग फैमिली की जो थी वो साल की सेविंग थी, मैं उनको कैसे जाने दे सकता हूँ। अगर मैं ज्वाइन ही नहीं हुआ तो भला वो इतने ज्यादा वेस्ट क्यों करूँ, मैं उन्हें वापस लूंगा। जूटोंग चिल्लाते हुए कहता है कमीने तेरे को पता भी है कि मैं अपने मास्टर के पास गया, उनसे सब कुछ पूछा था, तुम्हारी वजह से मेरे को मास्टर से भी सुनने को मिला, मैं भला वो तुम्हें वापस क्यों करूँ, तुम्हारे स्पिरिट स्टोन बहुत ज्यादा है। जबकि हमारे हीरो कह रहा होता है कि ऊपर से तुमने तो मेरे को अपनी फैमिली में सॉरी सेक्टर में ज्वाइन भी नहीं करने दिया, सेक्टर में ज्वाइन ना तो मैं हुआ, ऊपर से तुमने मेरी इंसल्ट ही बहुत ज्यादा किया, तो भला मैं तुम्हें स्पिरिट स्टोन क्यों दूं, वो जल्दी से मेरे को वापस दे दो। जबकि जो बंदा होता है वो कहता है चल ठीक है तुम्हारे ये स्पिरिट स्टोन तुम वापस ले लो, जल्दी ये ले लो और चलो यहाँ से दफा हो जाओ। और इसके बाद दिखाते उसके स्पिरिट स्टोन को वापस दे देता है। हमारा हीरो अपने स्पिरिट स्टोन को उठाता है और वहां से जाने लगता है। जूटोंग अपने एक बंदे को इन्फॉर्म करते हैं और कहता है कि तुम्हारे यहाँ पे एक काम है तुम्हें दे रहा हूँ, जब चाओ यून टेरिटरी को यहाँ पे छोड़ दे और थोड़ा दूर चला जाए तो वहाँ पे जाके तुम उस लड़के को मार डालना और जितने भी स्पिरिट स्टोन इसके पास है वो छीन के मेरे पास ले आना। हमारे हीरो को दिखाते हैं जो कि दूर कहीं जंगलों से होते हुए अपनी जगह पे वापस जा रहा होता है, यानी कि अपनी निंग फैमिली में। वहीं उसके पैरों के नीचे एक झाड़ी आ जाती है जिसकी वजह से वो अपना संभाल नहीं पाता और नीचे की तरफ गिर जाता है। और दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है, लगभग मरने की कगार पे तो नहीं बोलेंगे पर जख्मी बहुत होता है। वो कहता है कि मैं ऐसे मर नहीं सकता, यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पे मैं मर नहीं सकता मतलब। फिर वो अपने पास से एक पेंडेंट निकालता है, पेंडेंट होता है पता नहीं क्या होता है, पर वो कहता है कि ये मेरे मदर की आखिरी निशानी है जो कि मदर मेरे लिए यहाँ पे छोड़ के गई थी। उसके बाद दिखाता है अचानक से वहाँ पे एक गोल्डन टाइप का ड्रैगन निकलता है जो कि एक स्पिरिट या बोल सकते हो एनर्जी फॉर्म होती है ड्रैगन की, जो कि वहाँ से बाहर निकलती है और हमारा जो निंग होता है निंग उसे वहाँ पे उठा के खा जाता है। निंग अपने आसपास देखता है और कहता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, मेरे को तो उस ड्रैगन ने खा लिया था, क्या मैं मरने के बाद हेवन में पहुंच चुका हूँ या कहाँ पे पहुंच चुका हूँ मैं। वो एक जगह की तरफ देख रहा होता है जबकि एक साउंड आती है गॉड एंड डीमन रेंच इनहेरिटेंस। वहाँ पे बहुत सारे तारे चमकने लगते हैं, पता नहीं क्या चमक रहा होता है। हीरो कह रहा होता है गॉड एंड डीमन रेंच इनहेरिटेंस, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पे एक लड़की होती है जो कि एक ड्रैगन के साथ फाइट कर रही होती है जो कि वाइट ड्रैगन होता है। सॉरी वो लड़की नहीं होती बल्कि लड़का होता है जो कि यहाँ पे वो डीमन के साथ या ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा होता है। हीरो उसे देख रहा होता है। वो जो बंदा होता है कुछ कहने के बाद, कुछ मंत्र पढ़ने के बाद, पता नहीं क्या पढ़ता है, फिर उसको पढ़ने के बाद दिखाते वो अपना जो ड्रैगन होता है सामने उसकी आंखों के सामने उसको कैद कर लेता है। वो उस गोल्डन ड्रैगन को पकड़ लेता है तो दिखाते ऊपर एक गोल्डन रंग का हाथ आता है उस बंदे के ऊपर हमला करने के लिए, पर वो जो बंदा होता है वो उस गोल्डन हैंड को भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि दफा हो जाओ। क्योंकि जो हमारा हीरो निंगी होता है वो उसकी पावर को देख के हैरान होता है और कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सभी चीजें वहाँ से गायब हो जाती है और हमारा जो हीरो होता है वो देखता है उसकी आंखों के सामने उसकी मदर होती है और हमारा हीरो अपनी मदर को देख के कहता है कि मदर, उसकी जो मदर होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे दोबारा मिलके मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, लगता है जैसे डेस्टिनी हमें चाहती थी कि हम दोबारा मिले। हमारे हीरो की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मदर आप यहाँ पे। उसकी जो मदर होती है उसे एक बात समझाते हुए कहती है कि ये डिवाइन ड्रैगन ब्रीडिंग ग्राउंड है और ये सबसे पावरफुल चीज है इस पूरे वर्ल्ड में। और उसकी मदर बताती है कि ये जो है पहले एक पूरा बड़ा सा ग्राउंड हुआ करता था, बोल सकते पूरी बड़ी सी जगह होती थी जो कि अब पूरे अलग अलग भागों में बढ़ चुका है। ये 8 बड़े अलग अलग फ्रेगमेंट में बढ़ चुका है। उनके उनमें से एक ये भी वही फ्रेगमेंट है। इसको अगर कोई एब्जॉर्ब करता है रिफाइन करता है तो उसकी पावर दुगनी हो जाती है। फिर उसकी मदर वहां से गायब होने लगती है और कहती है कि ये फ्रेगमेंट के तुम मास्टर हो तो इसको तुम कंट्रोल कर सकते हो और इसकी पावर को भी चाहो तो रिफाइन कर सकते हो। इस बड़े से जायंट ड्रैगन को यहाँ पे सप्रेस करना होगा और पावर से हराना होगा। कि हीरो वहाँ पे रोने लगता है और कहता है कि मदर आप कहाँ जा रहे हो, और वो वहाँ पे गायब हो जाती है। तो हीरो कहता है कि मदर मैं आपको ढूंढूंगा
है, एक दिन में आपको ढूंढ लूंगा। तो यहाँ पे एक और बात पता चलती है कि हमारे नेंगियो की जो मदर है वो पता नहीं कहाँ पे गायब है, मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाएगी। तो हमारा हीरो कहता है कि मैं अपने मदर को एक दिन जरूर ढूंढ के निकालूंगा। जबकि जो मदर होती है वो उसी के ब्रेन के अंदर या बोल सकते हो उसी के शरीर के अंदर वापस से आ जाती है। नेंगियो की मदर कह रही होती है कि नेंगियो मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे को ढूंढने के लिए आओ, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो। हीरो वहाँ पे बहुत ज्यादा उदास होता है, रो रहा होता है और कह रहा होता है कि मदर फिर भी मैं आपको ढूंढूंगा। हमारे हीरो के सामने वही बड़ा सा ड्रैगन होता है और हमारा हीरो कह रहा होता है कि मतलब नहीं, कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मदर ने कहा है कि मैं तुम्हें रिफाइन करूंगा, मतलब मैं तुम्हें रिफाइन करके दिखाऊंगा। जबकि हमारा हीरो नेंगियो जो कि यहाँ पे ठान लेता है कि वो इस ड्रैगन को रिफाइन करके रहेगा, ये इस पूरी जगह को रिफाइन करके रहेगा जो इस पे ये ड्रैगन बैठा है। नेंगियो कहता है मतलब नहीं कि तू कितना ज्यादा पावरफुल है, मेरी मदर ने कहा है कि मैं तेरे को रिफाइन करूंगा, मतलब तेरे को रिफाइन करूंगा। जबकि जो ड्रैगन होता है वो इतना ज्यादा रॉर करता है खतरनाक वाला कि जिससे जो नेंगियो होता है वो भी घबरा जाता है, उसके मुंह से खून निकलता है। नेंगियो कहता है कि मैंने इसे थोड़ा सा रिफाइन कर लिया पर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे से बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, तो मैं इसको पूरी तरह से रिफाइन नहीं कर सकता। उस ड्रैगन के पास से एक चीज होती है या बोल सकते हो कोई चीज होती है जो कि यहाँ पे हमारे नेंगियो के पास आती है। नेंगियो कहता है आखिर ये है क्या? नेंगियो कहता है ये तो कोई स्केल है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर पा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये स्केल ही है। जो स्केल होता है वो जाता है और नेंगियो की जो डेंटियन होती है, डिस्ट्रॉयड डेंटियन, उसमें जाके ज्वाइंट हो जाता है। नेंगियो कहता है ये अभी अभी मेरे उस डेंटियन में गया है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। नेंगियो वहीं पे बैठ के थोड़ा सा कल्टीवेट करता है और कहता है कि जब वो स्केल मेरी बॉडी के अंदर उस डिस्ट्रॉयड डेंटियन में गया तो मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे हो क्या रहा है, असल में वो डेंटियन से रिप्लेस हो गया। यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो हमारा जो हीरो का डेंटियन है जो कि डिस्ट्रॉय हुआ था वो बिल्कुल रिकवर हो चुका है। हमारे हीरो वहीं पे बहुत ज्यादा खुश होता है, सामने की तरफ देखता है जहाँ पे वही गोल्डन रोशनी चमक रही होती है और कहता है कि ये जगह बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। उसके सामने दिखाते हैं कि एक मैनुअल होती है जो कि आप बोल सकते हो वो जो मार्शल आर्ट्स की मैनुअल होती है उसमें शायद से उसके अंदर गोल्डन बॉडी की रिफाइनमेंट टेक्निक लिखी होती है, जिससे आपकी बॉडी एकदम पूरी तरह से गोल्डन बॉडी बन जाएगी, आपकी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और जितनी मैजिकल अटैक है उनको आप ब्लॉक कर सकते हो अपने गोल्डन बॉडी के जरिए। इसको 12 भागों में बांट दिया गया है और अगर आप इसकी सबसे हाईएस्ट लेवल को यहाँ पे अचीव कर लेते हो तो आपके पास हेवनली डाओ गोल्डन बॉडी होगी जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल और गोल्डन बॉडी होती है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि किसी भी अटैक को मतलब पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। जबकि हमारा नेंगियो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है हेवनली डाओ गोल्डन बॉडी, अगर ऐसी टेक्निक मेरे पास होगी और यहाँ पे ये गोल्डन बॉडी मेरे पास होगी तो मैं इनक्रेडिबली पावरफुल हो जाऊंगा। एनीवन वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा रहता है और फिर वो थोड़ी सी उसे देर तक देखता रहता है और कहता है कि पर उसको कल्टीवेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये कल्टीवेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करना ये मुश्किल है और गोल्डन बॉडी को अचीव करने के लिए और टेक्निक को सीखने के लिए मेरे को बहुत सारे स्प्रेड स्टोन लगेंगे, तब जाके मैं इस टेक्निक को सीख पाऊंगा। तो कहता है कोई ना, जितने स्टोन मेरे पास है अभी उससे मेरे को शायद ट्रेनिंग करनी चाहिए। कहते हमारा हीरो कहता है कि अब मैं चाओ यून सेक में ज्वाइन तो हुआ नहीं तो चलो कोई ना, ये 300 स्पिरिट स्टोन मेरे काम तो आ जाएंगे। फिर वो उनको वहीं पे उधर इधर फैला देता है और उनके अंदर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसको अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करने लगता है और अपनी जो पावर्स होती है उसको बढ़ाने लगता है। आधे घंटे के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा जो होता है यानी हमारा हीरो बाहर निकलता है। हमारा जो हीरो होता है उसकी पावर पहले से बढ़ गई होती है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। हीरो कहता है मैं की रिफाइनमेंट के 3rd लेवल पे हूँ और अब मैं गोल्डन बॉडी को भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ जो कि मैंने अभी अभी सीखी है और फ्यूचर में यहाँ पे मैं हेवनली डाओ गोल्डन बॉडी को भी एक दिन अचीव करूँगा और जितनी स्ट्रेंथ मेरे पास है तो मैं यहाँ पे जो बंदा जो कि की रिफाइनमेंट के 7th लेवल पे भी होगा तो मैं उसके हमले को यहाँ पे ब्लॉक कर सकता हूँ और उसे मार भी सकता हूँ। हमारे हीरो के ऊपर पीछे एक स्नेक अटैक होता है और वो बंदा अपनी तलवार से हमला करता है पर हमारे हीरो से देख लेता है और तभी दिखाते हैं वही किलर बाहर निकलता है जो कि चाओ यून सेक के उसी ली टू लियांग के डिसाइपल ने भेजा था कि जाना और हमारे हीरो को मार के उससे पैसे छीन के ले आना। वही बंदा आया होता है और कहता है कि तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है क्योंकि मेरे को ऑर्डर्स मिले हैं कि तुम्हें मरना होगा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम अटैक को डॉज करने में इतने ज्यादा मतलब माहिर होगे, पर अब तुम्हें तो मरना ही होगा। जबकि हीरो कहता है अच्छा तुम मेरे को यहाँ मारने के लिए आए हो, क्योंकि बंदा कहता है हाँ ये ऑब्वियस नहीं है, देखा नहीं कि मैंने तुम्हारे ऊपर स्नेक अटैक किया। मेरे सीनियर ब्रदर जूटोंग ने कहा था कि तुम्हें मारना होगा तो मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आया हूँ। हमारा जो हीरो होता है अपनी फीस्ट में यहाँ पे फायर को रिलीज करता है और फ्लेम के साथ यहाँ पे हमला करता है। एक ही पंच में उसका खून निकल जाता है, दूर जाके गिरता है क्योंकि बंदा यहाँ पे बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो कह रहा होता है घबराते हुए कि आखिर तुम हो क्या चीज, तुम्हारा तो डेंटियन भी डिस्ट्रॉय हो चुका था और तुम बिल्कुल यूजलेस थे, पर तुम्हारे पास इतनी पावर्स कैसे आए, तुम मैजिकल पावर्स का कैसे यूज कर पा रहे हो। क्योंकि हमारा जो हीरो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पे मार भी सकता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें कि आखिर मैं क्या चीज हूँ। तो जो बंदा होता है वो अपनी मतलब अपनी एनर्जी की मदद से अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसको दूर से कंट्रोल कर सकता होता है और कहता है कि चलो स्वॉर्ड वापस आ जाए। उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो वापस आती है। वो अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे बहुत सारे भागों में बांट देता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है, उसे लगता है कि वो हमारे हीरो को मार सकता है।
हंसते हुए कहता है कि चलो मेरी स्वॉर्ड मेरे पास है और मैं अपने आप को अपनी स्वॉर्ड से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। देखते हैं कि इस बार तो मेरे को हर्ट कैसे करते हो। हमारा हीरो फिर से अपनी जो फीस्ट होती है उसमें यहाँ पे फ्लेम को रिलीज करता है और एक ही पंच के साथ उसकी तलवार को तोड़ते हुए उसको मुक्का मारता है। और ये वाला जो पंच होता है इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके आर पार ही हो जाता है, वो बंदा एक ही बारी में वहाँ पे मारा जाता है। उसे अभी विश्वास नहीं होता और यहाँ पे दिखाते हुए मर जाता है, जबकि हीरो कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा वीक था। फिर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि जू टोंग और सी टू लियांग मैं एक बार इस सू फैमिली से निपट लूँ और इनका ख्याल रख लूँ, सू फैमिली को डिस्ट्रॉय कर ले हमारा हीरो। उसके बाद सी टू लियांग और साथ ही जू टोंग को हराने के लिए वो आएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें निंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, यानी हमारे हीरो की फैमिली का सीन। क्योंकि यहाँ पे एक बंदा जो होता है आके बताता है निंग फैमिली के पैट्रियार्च को कि हमारे जो प्रिंस थे यानी प्रिंस निंग यू जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनका डेंटियान डिस्ट्रॉय हो चुका है और ऊपर से उन्हें बहुत ज्यादा पीटा गया और बहुत ज्यादा धक्के मार के निकाल दिया गया है। उन्होंने सू यूई लड़की को छेड़ा था जो कि सू फैमिली से था और वो बहुत ज्यादा मतलब प्रिंस सू फैमिली के लिए एक गॉडेस की तरह थी और वो उनके बेड पे जाके लेट गया था, जो कि एक बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है हमारी फैमिली के हमारे निंग यूई ने। तो इस वजह से उसकी डेंटियान यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है सू मिंग ने, यानी जो कि सू फैमिली का पैट्रियार्च है। एक बंदे को दिखाते हैं जो कि उनकी फैमिली पैट्रियार्च की चेयर पे बैठा होता है। ये जो होता है पैट्रियार्च ही होता है निंग फैमिली का और कहता है कि निंग यू ने जो किया है वो बिल्कुल गलत है और उसको तो यहाँ पे ऐसा होना ही था, उसकी तो डेंटियान डिस्ट्रॉय होनी थी जो उसने यहाँ पे निंग फैमिली की गॉडेस को यहाँ पे ऐसा किया और उसको हरास करने की कोशिश की। कि एक और बंदा कह रहा होता है कि निंग फैमिली का एल्डर होता है, कहता है कि निंग फैमिली में इस जैसे कचड़े जो कि निंग यू है उसकी कोई जगह नहीं है। उसका जो टाइटल है जो कि प्रिंस का टाइटल है क्योंकि वो हमारी फैमिली का यंग मास्टर, तो वो इस टाइटल के खिलाफ नहीं, वो बहुत ज्यादा गलत करा। उसने यहाँ पे सू फैमिली के साथ गलत किया, उनकी गॉडेसेस के साथ गलत किया, तो उसे ये प्रिंस का टाइटल नहीं मिलना चाहिए। ऐसे करके बाकी के एल्डर भी कह रहे होते हैं, जबकि वही एल्डर कहते हैं निंग यू ने हमारी रेपुटेशन को भी बहुत ज्यादा नीचे कर दिया और हमारी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। सभी लोग यही बातें करते हैं, जबकि जो निंग फैमिली के पैट्रियार्च होता है वो तो होता ही कमीना ही है, जबकि वो हंसते हुए कहता है बहुत अच्छा, मैं तो यही चाहता हूँ। जबकि जो वो कहता है सीरियस होते हुए कि जो निंग यू है वो यहाँ पे चाओ यून सेट को ज्वाइन करने के लिए गया है, अगर वो चाओ यून सेट को ज्वाइन नहीं करता तो वो अपनी डेंटियान को कभी रिस्टोर नहीं कर सकता क्योंकि उसकी डेंटियान डिस्ट्रॉय हो गई है और उससे पूरी जगह पे सी टू लियांग है जो कि उसकी डेंटियान को ठीक कर सकता है। द पैट्रियार्च आप शायद जानते नहीं, पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि चाओ यून सेट का एक डिसाइपल है जो कि जी टू लियांग का ही डिसाइपल है। उसने बताया, सॉरी वो कहता है मेरे खबरी ने बताया, सी टू लियांग का जो डिसाइपल है उसने यहाँ पे धक्के मार के हमारे वो निंग यू को निकाल दिया और वहाँ से वो निंग यू जो है दूसरी जगह पे जा रहा है और वो अभी तक चाओ यून सेट में ज्वाइन नहीं किया है। फिर से वो कमीना अपने मन में कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, मैंने तो वैसे ही एक्सपेक्ट किया था इस कमीने से। फिर वो सभी फैमिली के एल्डर से कह रहा होता है पैट्रियार्च कि चलो बताओ हमारी निंग फैमिली के कौन सा जो पर्सन है वो सुटेबल रहेगा प्रिंस की पोजीशन के लिए। क्योंकि एल्डर झुकते हुए हमारे मास्टर से या पैट्रियार्च से कह रहा होता है कि पैट्रियार्च आपका ही सन यहाँ पे बेस्ट रहेगा क्योंकि आपका जो सन निंग चैन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपकी पूरी तरह से वो नाक को ऊपर कर देगा। भाई व्हाट, मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब वो यहाँ पे हमारे पैट्रियार्च यानी निंग पैट्रियार्च की यहाँ पे बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि उनका जो सन है वही सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा इस प्रिंस के पोजीशन के लिए। क्योंकि जो बाकी के एल्डर होते हैं वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं मतलब बात से एग्री करते हैं और कहते हैं कि जो पैट्रियार्च का सन निंग चैन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। एक एल्डर कहता है कि हाँ निंग चैन अपने की रिफाइनमेंट के 7th लेवल पे है, उसकी स्ट्रेंथ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है जो कि हमारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा अच्छा बात साबित होगी। सभी लोग एग्री करते हैं, तो जो पैट्रियार्च होते हैं वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं तो अच्छा ठीक है, सब लोग यही चाहते हैं। फिर वो कहते हैं डिक्लेयर करते हुए कि मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ जो निंग यू है वो उसकी जो पोजीशन है एक हायर किया प्रिंस की पोजीशन, उसको यहाँ पे मैं हटाता हूँ और मेरा जो बेटा निंग चैन है अब वो एक प्रिंस और मेरा जो बेटा है मेरा बेटा जो निंग चैन है उसको यहाँ पे नया प्रिंस मैं बना रहा हूँ आज से। दिखाते हैं निंग चैन को, ये सब चुप के देख रहा होता है और बहुत ज्यादा खुशी होता है। निंग चैन वहाँ आता है और कहता है फादर आपका शुक्रिया मेरे को नया प्रिंस बनाने के लिए, मैं आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतरूंगा और पूरी निंग फैमिली को एक बहुत ज्यादा बेहतर फैमिली बना दूंगा, आगे जाके फ्यूचर में एक बड़ी फैमिली बना दूंगा। देखने वाले लोग बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जरा देखो निंग चैन तो आ गया, ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और बहुत ज्यादा अच्छा है, कल्टीवेशन भी इसकी अच्छी है, कितने अच्छे से ये बात करता है। अगर मास्टर चैंग हमारे फैमिली के नए प्रिंस बनते हैं तो फ्यूचर में हमारी जो फैमिली है बहुत ज्यादा राइज करेगी। कि एल्डर को ही दिखाते हैं जो कि यहाँ पे बात करते हैं और कहते हैं कि मेरे को तुम सभी को एक और बात बतानी है कि जो निंग यू है यानी हमारी फैमिली का पहले वाला जो प्रिंस है, लोग हमारे हीरो की बात करते हैं कि वो अब कचड़ा हो सकता है, उसका जो डेंटियान है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो उसके ऊपर अपने रिसोर्सेज खर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसको बहुत सारे रिसोर्सेज देते हैं जिससे वो स्ट्रॉन्ग बने। तो डेंटियान डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो कल्टिवेट नहीं कर सकता, तो उसे रिसोर्सेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे ऐलान करता हूँ कि इसको रिसोर्सेज भी ना दिए जाएँ। क्योंकि पैट्रियार्च तो है ही कमीना, वो भी खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ ठीक है एल्डर, तो आज से और अभी से जो निंग यू है उसकी कल्टीवेशन रिसोर्सेज को भी यहाँ पे बंद किया जाता है। यहीं पे हमारा हीरो निंग यू भी आ जाता है और कहता है कि आखिर
किस कमीने की हिम्मत हुई जो मेरे कल्टीवेशन रिसोर्सेज को काट रहा है। कि बंदा कह रहा होता है जरा देखो वो एक कचड़ा यहाँ पे निंगियो आ चुका है, उसकी हिम्मत तो देखो, ये हमारे फैमिली के अंदर पैट्रियार्च से ऐसे बात कर रहा है। अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे वापस आने की, जबकि दूसरा वाला कह रहा होता है ये कमीना देखो अभी अभी वापस आया है, इसको पता भी नहीं इसने क्या किया है। निंगियो कहता है मैं निंगियो, इसने अपनी फैमिली के लिए लाइफ को खतरे में डाला। और यहाँ पे उसी के बारे में बात चल रही है कि तुम मेरे को पोजीशन से यानी एक प्रिंस की पोजीशन से हटाना चाहते हो। मेरे को हेड से एक अच्छा एग्जाम्पल और एक अच्छे मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है मेरे साथ ही। क्योंकि जो पैट्रियार्च होते हैं वो कह रहे होते हैं चिल्लाते हुए तुम्हारे जैसे कचड़े को रिसोर्सेज देने की जरूरत ही क्या है, और आखिर तुम्हारे जैसे कचड़े की हिम्मत कैसे हो रही है जो मेरी फैमिली और मतलब फैमिली हेड से सब बात कर रहा है और उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। जबकि हमें एक और बात पता चलती है और निंगियो बताता है कि अगर मेरे फादर ने तुम्हें पोजीशन ना दी होती इस हेड की, क्योंकि मेरे पहले फादर ही थे जो कि फैमिली हेड थे निंगियो फैमिली के, मेरे फादर ने वो पोजीशन तुम्हें दे दी, वरना आज तुम्हारी पोजीशन कुछ भी नहीं होती। मैंने फैमिली के लिए अपनी जान खतरे में डाली और बहुत सारे लोगों के साथ फाइट की जिससे मैं यहाँ पे फैमिली को राइज करवा सकूँ, और मैंने फैमिली के लिए ये सब किया। मैंने फैमिली को बहुत ज्यादा ऊपर तक लाया, इतनी ज्यादा मेहनत करके और फाइट करके। और अब तुम यहाँ पे कह रहे हो कि तुम मेरी पोजीशन जो कि एक प्रिंस की पोजीशन है उसको हटाना चाहते हो। सिर्फ उसी को हटाना नहीं चाहते बल्कि जो कल्टीवेशन रिसोर्सेज मुझे मिलते आ रहे हैं उसको भी यहाँ पे तुम काटना चाहते हो, यानी कि मेरे को वो ना देके। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बहुत ज्यादा मतलब चिल्ला के बात करते। तो जो बंदा होता है साइड में एल्डर होता है, पता नहीं कौन होता है, वो आगे बढ़ता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हमारे जो पैट्रियार्च है उनसे ऐसे चिल्ला के बात करने की, और बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। किलिंगटन को रिलीज करते हमारे निंगियो के ऊपर हमला करता है। बंदा हंसते हुए कहता है कि तेरे जैसे कचड़े को तो मैं तेरी पोजीशन दिखाता हूँ कि आखिर उसकी पोजीशन क्या होती है। और हमारा निंगियो जो कि पहले से स्ट्रांग हो चुका है क्योंकि यहाँ पे अपना लेवल अप किया है, तो उस बंदे पे एक ही हमला करता है। एक ही हमले के साथ वो बंदा दूर जाके करता है। निंगियो मुस्कुराते हुए कहता है कि कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। बंदा वहीं पे मारा जाता है एक ही पंच के साथ, जबकि वो वगैरह होता है निंगियो की चलो आ जाओ कौन आ रहा है। क्योंकि एक और बंदा उन्हीं के बीच में खड़ा हुआ होता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे कचड़े के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और वो कह रहा होता है कि रुको तुम्हारे जैसे कचड़े को तो मैं ही सबक सिखाता हूँ, वो भी कोई एल्डर वगैरह ही होता है। इस बंदे का नाम निंगलोंग होता है, जबकि दूसरा वाला बात कर रहा होता है और कहता है कि ये बंदा जो है ये निंगलोंग है, की रिफाइनिंग के 4th लेवल पे, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा तो जो निंगियो है वो उसके सामने टिक ही नहीं पाएगा। निंगियो को तो ये एक पंच में हरा देगा। ये बड़ी तेजी के साथ अपने फीस्ट में फायर को रिलीज करते उस बंदे की तरफ आगे बढ़ता है। वो बंदा एकदम स्टिल खड़ा होगा तो उसे लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो निंगियो को इजीली हरा देगा। और वो कहता है कि तुम्हारे जैसा कचड़ा मेरे को तो बिल्कुल नहीं हरा सकता। निंगियो ने जिसको अभी पंच मारा था उसी का ये बड़ा भाई होता है और कहता है कि तुमने मेरे ब्रदर को यहाँ पे स्नेक अटैक करके मारा है, तुम्हारे जितने भी ये स्नेक अटैक है मेरे सामने काम नहीं करेगा, तुम्हारी किस्मत लिखी जा चुकी है कि तुम मेरे हाथों से मरोगे। और वो भी अपने हमला चलता है। एक बंदा बात कर रहा होता है कि ये निंगलोंग की सबसे स्पेशल टेक्निक है, इसकी वजह से किसी भी सामने वाले पर्सन को इजीली मार सकता है। जबकि दूसरा वाला कहता है हाँ अब ऐसा लग रहा है जैसे जो निंगियो है वो उसका मरने का टाइम आ चुका है। निंगियो को दिखाते हैं जो कि अपनी फीस्ट को लेकर आगे तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि उस सामने से उसी बंदे का हमला आ रहा होता है। बंदा हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हमले को यहाँ पे विथस्टैंड कर लोगे? नहीं, तो मेरे हमले को यहाँ पे ब्लॉक नहीं कर सकते। जबकि निंगियो को दिखाते हैं जो कि उसके हमले को कब का तोड़ चुका होता है। क्योंकि बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है और कैसे कि इस कचड़े ने आखिर ये किया कैसे। और हमारा जो हीरो होता है उसके हमले को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके ऊपर एक पंच लगाता है। वो पंच बहुत ज्यादा जोरदार रहता है। एक ही पंच के साथ वो अपने सामने वाले को गिरा देता है और कहता है कि पैथेटिक। क्योंकि एक बंदा कह रहा होता है फैमिली में से ही आखिर इस जैसे कचड़े के पास यहाँ पे पावर कैसे आ सकती है, इतनी सारी फाइटिंग पावर्स को रिलीज कैसे कर पा रहा है। क्योंकि दूसरा वाला कह रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, जो निंगलोंग था वो की रिफाइनिंग के 4th लेवल पे था पर कैसे हार गया वो। फैमिली एल्डर आगे बढ़ता है जो कि वहाँ बहुत ज्यादा पावरफुल एल्डर होता है। अपनी फार्म से हमला करता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे कचड़े को यहाँ पे कोई जगह नहीं है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारी फैमिली के मेंबर्स को नुकसान पहुंचाने की। क्योंकि निंगियो कह रहा होता है तुम्हारे जैसा बुड्ढा घुसट यहाँ पे कमजोर को ऊपर हाथ उठा रहा है, मैं निंगियो जिसमें कोई भी डर नहीं है, तो आ जाओ फिर। निंगियो भी यहाँ पे अपनी पाम को टकराता है पर दिखाते हैं निंगियो पीछे की साइड घिसटता हुआ जाता है। क्योंकि जो वो बंदा रहता है यानी एल्डर उसकी पावर ज्यादा रहती है। वो एल्डर निंगियो के सामने खड़ा हुआ रहता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि तुझे यहाँ पे हिम्मत कैसे हमारी फैमिली के साथ ऐसा करने की और 2 लोगों की जान लेने की, अब तुझे यहाँ पे मरना होगा, तेरे जैसे ट्रेटरस मेंबर को यहाँ पे मरना होगा। और उसे मारने लगता है कि तभी यहाँ पे निंगचैन आगे बढ़ता है जो कि फैमिली हेड का बेटा होता है। और वो आता है और कहता है कि एल्डर यहाँ पे रुक जाइए। वो वहाँ के कहता है हमारे निंगियो से कि तुम लगता है बहुत ज्यादा दुखी हो। निंगियो के सामने खड़ा होकर उसे एक चीज दिखाता है। वो चीज एक बहुत ज्यादा प्रीशियस चीज है जिससे पता चलता है जो फैमिली हेड का बेटा निंगचैन है वो चूजन वन है। जबकि देखने वाले लोग फिर बात करने लगते हैं और कहते हैं जरा उसके हाथ पे देखो, इससे पता चलता है कि वो चूजन वन है, निंग फैमिली का चूजन वन। ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ निंग फैमिली के लिए, हमारी निंग फैमिली राइज करेगी। क्योंकि जो हमारी फैमिली से या जिस भी फैमिली से चूजन वन निकलता है तो वो जो चूजन वन होता है वो फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा पावरफुल बनता है और पूरी फैमिली को राइज करवाता है। ये फैमिली पैट्रिया से जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि उसका बेटा बहुत
स्ट्रांग होगा, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और चूजन वन भी बन चुका है। नेंगियो भी यहाँ पे सोचता है और फिर बता रहा होता है कि जो चूजन वन होता है बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। चूजन वन जो होता है उन कल्टिवेटर्स में अलग होता है, जो नॉर्मल कल्टिवेटर होता है उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। चूजन वन के पास वो पावर होती है जिससे वो स्टार्स की शक्तियों को भी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकता है। वो इनक्रेडिबली पावरफुल होता है, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो बाकी के कल्टिवेटर्स होते हैं वो उनसे भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यानी नॉर्मल कल्टिवेटर जो होते हैं उससे ऑर्डिनरी होता है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। कि फैमिली बैटरी आज तो खुश होगा ही क्योंकि उसका जो बेटा है बहुत ज़्यादा अच्छा है। कहता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरे बेटे से, मेरे बेटे तुमने तो बहुत अच्छा किया। निंगचैन कहता है कि अब बताओ क्या तुम क्वालिफाइड हो मेरे साथ फाइट करने के लिए भी? तुम तो मेरे साथ क्वालिफाइड भी नहीं हो फाइट करने के लिए। हमारा जो निंगी होता है वो कह रहा होता है कि भले यहाँ माना कि तुम चूजन वन हो तो पर तुम इनविंसिबल नहीं हो कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। क्योंकि निंगचैन कह रहा होता है हंसते हुए तो ठीक है फिर अगर ऐसी बात है तो 15 दिन के बाद यहाँ पे हमारे फैमिली का कंपटीशन होने वाला है। उस फैमिली कंपटीशन में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे को लाइफ एंड डेथ मतलब फाइट के लिए चैलेंज करो। तुम छोड़ो मैं ही तुम्हें चैलेंज करता हूँ। 15 दिन बाद जो फैमिली कंपटीशन होगा उसमें मैं तुम्हें लाइफ एंड डेथ मैच के लिए यहाँ पे चैलेंज करता हूँ। तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत है कि तुम मेरे चैलेंज को यहाँ पे एक्सेप्ट कर सको। क्योंकि निंग्यू कह रहा होता है कि हाँ मेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, जबकि वो बंदा कह रहा होता है ठीक है फिर मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ 15 दिन देता हूँ जीने के लिए, तो तब तक जी लो फिर उसके बाद तुम्हारी मौत होगी। फैमिली बैटरी आज कहते हैं कि बेटा आखिर तुमने उसे मारा क्यों नहीं? तुम्हारे पास एक अच्छा टाइम था, बहुत ज्यादा कमजोर था, तुम उसको मारते तो वो मर जाता और तुमने उसे इतना टाइम क्यों दिया है? कि निंगचैन कह रहा होता है हंसते हुए कि मैं जब यहाँ पे पावर्स की स्टार पावर्स को एब्जॉर्ब कर लूंगा तो उससे मेरा जो किलिंग इंटेंट जो कि मेरे अंदर है वो ट्रिगर हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो मेरी पावर दुगनी हो जाएगी, तो मैं उसके लिए चाहता हूँ कि मेरे को थोड़ा टाइम मिले। मेरे स्टार पावर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, जब मैं उसे थोड़े दिनों में एब्जॉर्ब कर लूँगा तो मेरी पावर दुगनी हो जाएगी और जब ऐसा होगा मैं निंग्यू को यहाँ पे चुटकी बजाती ही हरा दूंगा। तो निंगचैन होता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मेरे को बस एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है जो कि फैमिली कॉम्पिटिशन में मिल जाएगी। एक बार फैमिली कॉम्पिटिशन आए तो निंग्यू का मैं काम खत्म कर दूंगा, सब मार भी डालूंगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा और कोई भी कुछ नहीं कहेगा, ना निंग्यू के बारे में बात चलेगी। पहले निंग्यू था, निंग्यू नाम का लड़का था जो कि बहुत ज़्यादा जीनियस था, कोई भी उसके बारे में बात नहीं करेगा। जब मैं उसे फैमिली कॉम्पिटिशन में मार डालूंगा। फैमिली हेड जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है जैसा कि मैंने बेटे से एक्सपेक्ट किया था, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा होशियार है। चलो ठीक है उस कमीने को यहाँ पे जिंदा रहने के लिए 15 दिन तो दे ही देते हैं। निंग्यू दिखाते हैं जो कि बाहर की साइड आता है जहाँ पे वो ट्री होता है, ट्री के नीचे उसके फादर जो होते हैं वो पी रहे होते हैं और वही पे लेट गए होते हैं। निंग्यू के जो फादर होते हैं उनका नाम निंगजान होता है। निंग्यू अपने फादर को अपने मतलब कमरे के अंदर लेके आता है और वो उसकी बेड पे लेटा देता है। हमारा निंग्यू सोच रहा होता है मन में कि मेरे को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा। निंगजान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसे कम नहीं आंकना चाहिए और वो वहीं पे बैठ के कल्टीवेट करने लगता है और कहता है कि माना कि निंगजान जैसा एक बंदा जो कि चूजन वन बन चुका है और पावरफुल है, पर मैं उसे जीतने का एक भी चांस नहीं देने वाला। और पहले के समय में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, 1000 ऑफ ईयर लगते थे जब बंदा बहुत ज़्यादा आगे जाके अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाता था और बहुत सारे लोग कल्टीवेशन को देखते थे कैसे कल्टीवेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। पर आजकल की इन दिनों तो लोग बस ये देखते हैं कि जो मैजिकल स्पेल है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी जो मैजिक पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तभी जाके आप पूरी दुनिया में राइज कर सकते हो। और लोग कल्टीवेशन को भी देखते हैं कि किस बंदे की कल्टीवेशन यहाँ पे ज़्यादा है। मैं अपनी गोल्डन बॉडी पे ही रिलाई कर सकता हूँ क्योंकि उसी की वजह से मैं अपने सामने वाले दुश्मन जो कि मेरे से स्ट्रॉन्गर होगा उसके भी हमले मैजिकल हमले को यहाँ पे मैं विथस्टैंड कर सकता हूँ। इस गोल्डन बॉडी के लिए मेरे को बहुत सारे स्पिरिट स्टोन लगेंगे जो कि मेरे पास अभी बिल्कुल नहीं है। 300 स्पिरिट स्टोन के साथ मैंने फर्स्ट लेवल को यहाँ पे सीखा था। गोल्डन बॉडी आर्ट्स के फर्स्ट लेवल को मैंने मास्टर किया है। तो दोबारा से यहाँ पे 3000 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन लगेंगे यहाँ पे बाकी की जो कल्टीवेशन आर्ट्स है उसको सीखने के लिए, गोल्डन बॉडी आर्ट्स के सेकंड लेवल को अचीव करने के लिए। जबकि हमारा हीरो कह रहा होता है कि मेरे को यहाँ पे कल्टीवेशन हॉल जाना चाहिए, वहाँ पे जाके मेरे को बहुत सारी स्पिरिट स्टोन मिल जाएंगे। यानी कि इस मंथ के जितनी मेरे स्पिरिट स्टोन है वो मेरे को मिलेंगे। यानी कि एक तरह से हमारे निंग्यू के वो स्पेशल कल्टीवेशन रिसोर्सेज है जो कि मंथली हमारे निंग्यू को मिलते हैं। तो निंग्यू जो होता है वही लेने के लिए जा रहा होता है। यही निंग्यू बताता है कि कल्टीवेशन हॉल में आपके मंथली आपको स्पिरिट स्टोन मिलते हैं जो कि आपकी कल्टीवेशन रिसोर्सेज होते हैं जिससे आप कल्टीवेट कर सकते हो। कल्टीवेशन हॉल के बाहर 2 गार्ड्स खड़े होते हैं। अंदर निंग्यू से कहता है कि नहीं तू अंदर नहीं जा सकते। निंग्यू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे साइड हट जाओ, मेरे को भले यहाँ पे रोका क्यों जा रहा है। जबकि यहाँ पे वही बंदा कह रहा होता है क्या फैमिली हेड की जो बात है तेरे को समझ नहीं आती। फैमिली हेड ने क्या कहा था कि तेरे को कल्टीवेशन रिसोर्सेज से कट ऑफ किया जाता है, तेरे को यहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन रिसोर्सेज नहीं मिलने वाले ना, कोई भी स्पिरिट स्टोन तेरे को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे उस पर डायरेक्ट हमला करता है और यहाँ पे दिखाते हैं वो जो बंदा होता है हंसते हुए अपने सामने शील्ड को क्रिएट करता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे कचड़ा जिसके पास डेंटियान भी नहीं है वो वाला मेरे को कैसे हराएगा, रुको तेरे को आज लेसन सिखाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ उसे एक पंच मारते हैं कि पंच के साथ वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। ये उसके गले से उसको पकड़ता है और उठा देता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे
लोली पर्सन की आखिर हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मेरे से ऐसे बात गिरने की। निंगे को एक बंदा रोक रहा रहता है और कहता है कि तुम यहाँ पे रुक जाओ। कल्टीवेशन हॉल का 5th एल्डर होता है जो कि कह रहा होता है कि निंगे अगर तुमने वहाँ पे छोड़ा नहीं तो इसका जो अंजाम होगा बहुत ज़्यादा बुरा होगा, तो अभी उस बंदे को छोड़ दो। कि निंगे कह रहा होता है कि जब ये बंदा मेरे पे हमला कर रहा था तब क्यों नहीं निकले तो तुम बाहर, अब जाके जब मैं इसके ऊपर हमला कर रहा हूँ, इसको मारने वाला हूँ, तब जाके तुम यहाँ पे बाहर निकल रहे हो। 5th एल्डर गुस्सा होते हुए कहता है अभी उसे रिलीज करो वरना फिर बाद में मेरे को मत कहना कि मैंने तुम्हें मारा क्यों। निंगे उस बंदे को एक ही पंच मारते हैं, एक ही पंच के साथ वो बंदा नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। जबकि दिखाते हैं जो निंगे होता है कहता है कि आजा ट्राई कर ले। बंदा अपनी फिर से फार्म से हमला करता है, मतलब पाम से हमला करता है। निंगे वो अपनी फ्लेम पाम से हमला करता है और दोनों की पाम आपस में टकराती है, पर वो जो बंदा होता है पीछे की तरफ हट जाता है क्योंकि हमारी इस निंगे की जो स्ट्रेंथ है वो उस कल्टीवेटर से ज्यादा होती है। जबकि निंगे कह रहा होता है पूरे साल तुमने पता नहीं क्या खेला होगा, पूरे साल तुम करते क्या हो, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी, तुम्हारे ऊपर तो घिन आती है। 5th एल्डर जो होता है कल्टीवेशन हॉल का वो कहता है तुम्हारे जैसे कचड़े को तो मेरे हाथों ही मरना लिखा है, तो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालता हूँ। हाँ माना कि तुम्हारी जो स्ट्रॉन्ग बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कोई भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, पर मेरी जो स्वॉर्ड है फ्लाइंग स्वॉर्ड वो एक ही बारी में तुम्हारे शरीर के आर पार होके चली जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हमारा जो हीरो होता है पहले उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को देखता है, उसे एक ही बारी में अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है तो तुम क्या कह रहे थे, और इसके साथ जो वो बंदा होता है उसकी तो फट जाती है। कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने इस फ्लाइंग स्वॉर्ड का बहुत ज़्यादा टाइम तक सीखा था, 1 साल तक तो मैंने इसे कम्प्रीहेंड किया था, मैंने बहुत ज़्यादा सीखा था कि अपने सामने वाले दुश्मन को मैं एक ही बार मार सकता हूँ। ताकि इस बंदे ने अपने हाथ से कैसे पकड़ लिया इस स्वॉर्ड को। वो स्वॉर्ड आप एक तरह से कह सकते हो कि उसका सोल वेपन था, लेकिन वहाँ पे पता है कहते हुए उसकी जो सोल वेपन होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो ऐसा करता है तो उसकी सोल को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है, उसका मुंह से ब्लड निकलता है। हमारे निंगे 5th एल्डर के पास आता है और कहता है कि चलो जल्दी से मेरे इस मंथ की जितने भी स्पिरिट स्टोन है जो कि मेरे हुए हैं वो सभी मेरे को दे दो। एक बंदा कहता है कि इतना ज़्यादा मत सोचोगे, कि निंगे कह रहा होता है जो मैंने तेरे को मार दिया वो इतनी काफ़ी नहीं है क्या, तू बता मैं तेरे को और देता हूँ। 5th एल्डर हंसते हुए कह रहा होता है कि जो हमारी फैमिली के चूजन वन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसकी वर्शिप करते हैं, वो ये है जो कि हमारी फैमिली को आगे जाके राइज करवाएगा। तेरे जैसा कचड़ा तो है नहीं, तो उसी को यहाँ पे सारे के सारे स्पिरिट स्टोन मिल रहे हैं और जिससे उसकी कल्टीवेशन जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। कि निंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब वो यहाँ पे सुनता है कि वो उसको इंसल्ट कर रहा है, तो वो उसे एक और पंच लगाता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसे हो रही, तो यहाँ पे मेरे को इंसल्ट कर रहा है। और निंगे जो होता है उससे स्पिरिट स्टोन मांग रहा होता है जो कि उसके इस मंथ के स्पिरिट स्टोन होते हैं। यहाँ पे मार खाने के बाद कह रहा होता है कि मैं मेरे को माफ़ करना पर यहाँ पे कोई भी स्पिरिट स्टोन नहीं है, कल्टीवेशन हॉल के अंदर जितने भी स्पिरिट स्टोन थे वो जा चुके हैं। निंगे कहता है कि कहाँ जा चुके हैं, जबकि वो बंदा कह रहा होता है कि मैंने बताया ना कि वो सभी जो है चूजन वन को दे दिए जा चुके हैं, सभी के सभी स्पिरिट स्टोन जो कि कल्टीवेशन हॉल में थे, जिससे वो चूजन वन की जो पावर है स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। निंगे हमारा जो निंगे होता है वो कह रहा होता है कि निंग चान कुछ ऐसा करेगा जो कि बहुत ज़्यादा कमीनी हरकत है, मैंने सोचा नहीं था। कि वही बंदा जो होता है वो हमारे निंगे से कह रहा होता है कि तुम ड्रैगन प्लेटफॉर्म में जाके अपनी किस्मत को आजमा सकते हो। देखो ड्रैगन प्लेटफॉर्म का जो नाम है बहुत ज़्यादा बड़ा अजीब नाम है, तो मैं इसको लाइफ एंड डेथ एरिना कहूँगा। इस पर आप लाइफ एंड डेथ मैच भी कर सकते हो और नॉर्मल प्रैक्टिस फाइट भी कर सकते हो, और इस साथ ही आप अपने यहाँ पे बेट भी लगा सकते हो। 5th एल्डर हमारे निंगियों को यही कहता है कि तुम यहाँ पे लाइफ एंड डेथ एरिना में जाओ, वहाँ पे जाके अपनी किस्मत आजमाओ, क्या पता है तुम वहाँ पे जाके बहुत सारे स्पिरिट स्टोन को इकट्ठा कर लो। ये भी खुश होता है और वहाँ से निकल पड़ता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे तो कुछ मिलने वाला तो है नहीं, यहाँ पे लाइफ एंड डेथ एरिना में ही वहाँ पे उसे बहुत सारी जुगाड़ हो जाएगी लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन की। कुछ टाइम बाद दिखाते हैं जहाँ पे 5th एल्डर के पास वही सारे एल्डर आते हैं और साथ ही वो मेन एल्डर भी आते हैं जो कि यहाँ पे कह रहे होते हैं कि उस निंगियों को कहने की हिम्मत कैसे हो और ये हमारे यहाँ पे 5th एल्डर को पीटने की और बाकी सारे लोगों को मारने की। और ये जो लाइफ एंड डेथ एरिना होता है ये पूरी हांशन सिटी का ही लाइफ एंड डेथ एरिना होता है, जहाँ पे जितने भी फैमिलीज के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और अपने यहाँ पे भी बैट लगाते हैं और दूसरों पे भी बैट लगाते हैं। लाइफ एंड डेथ फाइट कर सकते हैं और नॉर्मल प्रैक्टिस फाइट भी कर सकते हैं। अच्छा है कि ये ड्रैगन प्लेटफॉर्म जो है ये अभी भी चालू है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे जो जीतने वाला होता है वो हारे हुए से वो अपनी जो बैट है जो कि उसने लगाई होती है, पैसे लगाए होते हैं, वो ले सकता है। हारने वाला अपने पैसे गवाएगा, जीतने वाला उसके पैसे ले जाएगा। और यहाँ पे निंगियो बताता है कि जो ड्रैगन सबमिशन प्लेटफॉर्म है इसके 2 रूल है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है। पहला, जो भी यहाँ पे फाइट करेगा और चैलेंज करेगा दूसरे बंदों को तो उसकी जो एज होनी चाहिए वो 25 ही होनी चाहिए, यानी 25। और दूसरा मतलब स्ट्रिक्ट रूल ये है अगर 2 बंदों में आपस में फाइट हो रही है, नॉर्मल प्रैक्टिस फाइट हो रही है या फिर लाइफ एंड डेथ फाइट हो रही है, तो उसके बीच में कोई भी इंटरवेन नहीं करेगा। अगर कोई करता है तो उसे यहाँ पे मार दिया भी जा सकता है। ये जो होता है वहीं पे कंपटीशन चल रहा होता है, जब कोई चलते हुए आगे तरफ आ रहा होता है 2 बंदे उसे देखते और कहते तो नेंगियो कमीना है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तू नेंगियो, तो मेरे को बताया तू वही नेंगियो है जो कि बहुत ज्यादा कचड़ा है, जिसके डेंटियन भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आगे तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। लोग ऐसी फिर से उसकी बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि इस जैसे कचड़े को यहाँ पे आने क्यों दिया जा रहा है, इसको तो यहीं से धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। इस बंदे का तो डेंटियन भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है।
क्योंकि दूसरा वाला कह रहा होता है कि इस बंदे ने सू फैमिली की सू यूई के साथ ऐसी हरकत की, घिनौनी हरकत की कि यहाँ पे तो उसको मार देना ही बेहतर दिखाया जाता है। हमारा जो नहीं होता है वो लाइफ एंड डेथ एरिना के सामने ही खड़ा हुआ होता है, जबकि वहाँ पे वो सू फैंग आता है जो कि सू फैमिली से होता है। फैंग जो होता है बहुत ज्यादा एरोगेंट पर्सन होता है और कहता है हमारे नहीं उससे आते ही, तेरे जैसा एक कचड़ा यहाँ पे क्या करे, तेरे जैसे कचड़े को यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। मैंने तो ये भी सुना है और सबने सुना है कि तुम्हें चाओ यून सेक्ट से धक्के मार के निकाल दिया गया था। तुम वहाँ पे ज्वाइन करना चाहते थे पर उन लोगों ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि नहीं यहाँ पे कहता है सू फैंग, जो कि उस बंदे का नाम सू फैंग ही होता है। हीरो कहता है ये सू फैंग है जो कि सू यू का यंगर ब्रदर है। अरे सू फान के फादर ही सू मेंग है जिन्होंने मेरी कल्टीवेशन और मेरे डेंटियन को डिस्ट्रॉय किया था। वो बंदा वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि डिमन सब डूइंग प्लेटफॉर्म जो है वो तुम्हारे जैसे कचड़ों के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि चले जाओ, वरना हो भी सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मार भी डाल दूँ। कि बाकी के पीछे से लोग तो है ही बैठे हुए और यहाँ पे हमारे हीरो की बेइज्जती करने के लिए वो लोग भी कह रहे होते हैं कि चले जाओ यहाँ से, कभी ने तेरे लिए जगह यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, तेरे जैसे कचड़े जिसके पास डेंटियन भी नहीं है वो भला यहाँ पे आके करेगा क्या। क्योंकि जो हमारा हीरो होता है वो तो सीधा सबकी बातों को इग्नोर करते हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाता है और कह रहा होता है सबसे कि मैं निंगियो यहाँ पे अपनी लाइफ पे बेट लगाता हूँ, मेरी जिंदगी तुम लोग छीन सकते हो पर यहाँ पे तुम्हें मेरे को स्पिरिट स्टोन देने होंगे अगर तुम मेरे को नहीं हरा पाते तो। कहने वाले दर्शक जो होते हैं जिनको यहाँ पे पता ही नहीं होता कि निंगियो के पास अभी भी बहुत पावर होती है, क्योंकि ये लोग तो नॉर्मल कल्टिवेटर होते हैं जिनको यहाँ पे जो फैमिली के अंदर निंगियो की फैमिली के अंदर जो हुआ है उसके बारे में पता ही नहीं है। वो लोग यहाँ पे कहते हैं ये तो कचड़ा है, इसको तो हम चुटकियों में हरा देंगे, ये भला इसके पास पावर कैसे हो सकती है, इसके पास तो डिस्ट्रॉयड एंटियान है, पास तो कल्टीवेशन भी नहीं है, चलो मैं इसको हराता हूँ, इसको तो कोई भी हरा देगा। जबकि जो सू फैंग होता है जो कि सू फैमिली से होता है वो यहाँ पे कहता है चलो ठीक है तुम यहाँ पे मरने की इतनी ही ख्वाहिश है तो ठीक है मैं तुम्हें मार डालता हूँ। जबकि उससे पहले एक और बंदा आगे बढ़ता है और कहता है कि नहीं आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं यंग मास्टर, मैं यहाँ पे इसको इजीली मार देता हूँ, इसको मारने के बाद आप मेरे को पैसे दे देना, चाहता हूँ कि बस मेरे को इनाम मिल जाए तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होगी। इसके साथ वो बंदा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है, हमारे हीरो के ऊपर हमला करते थे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है और कहता है चल कमीने नेंगी यहाँ पे मार जा। नेंगी जो होता है उसकी ठोडी पे या बोल सकते हो उसके चेहरे के नीचे एक पंच लगाता है जिससे वो उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है, उसकी तो चड्डी फट जाती है जब वो निंगू को इतना स्ट्रॉन्ग देखता है। निंगू कहता है कि चल जल्दी से मेरे स्पिरिट स्टोन मेरे को दे दे अगर तेरे को यहाँ पे जिंदा रहना है। जबकि जो बंदा जो कि यहाँ पे सू फैंग के इनाम के लालच से यहाँ पे आया था वो यहाँ पे अब अपने ही पैसे देने लगता है हमारे निंगू को और कहता है ये लो तुम्हारे पैसा मेरे को जाने दो। निंगू कहता है चलो अब दूसरे की बारी, दूसरा आ जाए। जबकि वहाँ पे दूसरा पर्सन आता है और कहता है अच्छा तेरे को मरने की जल्दी है तो ठीक है मैं तेरी ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, वो आगे बढ़ता है और कहता है कि तू बहुत ज्यादा एरोगेंट है, रुक मैं तेरी एरोगेंस को यहाँ पे खत्म करता हूँ। जो बंदा होता है वहीं पे एक लात खाता है और ढेर हो जाता है। निंगू कहता है कि चल तू भी जल्दी से अपने पैसे निकाल यानी स्पिरिट स्टोन निकाल। निंगू कहता है नेक्स्ट कौन आ रहा है, जबकि यहाँ पे दिखाते हैं कि कोई बंदा यहाँ पे हाथ नहीं उठाता क्योंकि सबको पता चल जाता है कि निंगू की स्ट्रेंथ ज्यादा है। जबकि दिखाते हैं कोई आगे नहीं बढ़ता तो हमारा जो सू फैंग होता है वो अपने एक बॉडी गार्ड से कहता है कि चलो जी यहाँ पे तुम आगे बढ़ो और इस कमीने को मार डालो, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से इसका काम खत्म करो, ये बहुत ज्यादा उछल रहा है। जबकि जो उसका बंदा रहता है गार्ड रहता है वो कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे ये काम को खत्म करता हूँ। वो चलते हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाता है, बंदा हंसते हुए कहता है कि मेरे यंग मास्टर चाहते हैं कि तुम यहाँ पे मेरे हाथों से मारो तो ठीक है मैं अपने यंग मास्टर की ख्वाहिश को पूरा करूंगा और तुम मेरे हाथों से मारोगे। लेकिन वहाँ पे उसे अपनी फायर फीस्ट के साथ हमला करता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। जबकि वो जो बंदा होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, पीछे की तरफ हट जाता है। बंदा कहता है कि हाँ माना कि जो तुम्हारी मतलब फिजिक है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर मेरी मैजिकल पावर्स के सामने ये कुछ भी नहीं है। अपने स्पेल से और मैजिकल पावर से एक बड़ी सी स्वॉर्ड को यहाँ पे क्रिएट करता है जिससे वो निंगू के ऊपर हमला करेगा। एक बंदा कह रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है, ये तो 3rd ग्रेड स्पेल है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं अच्छे से जानता हूँ ये ब्लड ब्लेड स्वॉर्ड है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड होती है। दूसरा वाला कह रहा होता है मैंने ब्लड ब्लेड के बारे में सुना है कि ये 2 चट्टानों को भी इजीली काट देगी, इतनी जैसे मतलब इतनी आसानी से काट देगी जैसे बटर ऑफ स्लाइस हो, जैसे कोई बटर हो। दूसरा वाला कह रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे जो इसका गार्ड होगा वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि वो 3rd ग्रेड के स्पेल का यूज कर पा रहा है। क्योंकि हमारा जो निंगी होता है वो सोच रहा होता है ये की रिफाइनमेंट के 4th लेवल पे है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो निंग लोंग था जो कि फैमिली का मेंबर था या एल्डर बोल सकते हो, जब उसकी फाइट हमारे निंगी से हुई थी वो भी लेवल 4th पे था। पर मैं आपको बता दूं वो की रिफाइनिंग के लेवल 4th पे था, पर ये बंदा की रिफाइनमेंट के लेवल 4th पे है। की रिफाइनमेंट और रिफाइनिंग में अलग है। निंगी कह रहा होता है कि बंदा की रिफाइनमेंट के 4th लेवल पे है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको कम नहीं आंक सकता, मेरी बॉडी इतनी तो एबल है कि मैं इसके हमले को यहाँ पे विथस्टैंड कर सकता हूँ। तो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है, ऐसा
लगता है कि वो अपने ब्लड ब्लेड के स्वॉर्ड के साथ यहाँ पे हमारे हीरो निंगियो को हरा सकता है। बंदा कहता है कि तुमने बहुत दे लिया, चलो यहाँ पे मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी मौत तो मेरे हाथों ही लिखी थी। अब एक बड़ा सा धमाका होता है और बहुत ज्यादा पावरफुल हमला करता है वो गार्ड पर। दिखाते हैं जब वहाँ पे वो बड़ा सा धमाका होता है तो हमारा जो वो रहता है यानी सू फैंग वो हंसने लगता है और कहता है कि लगता है वो कमीना कुत्ता यहाँ पे मारा गया, उसका तो मरना ही था मेरे गार्ड के हाथों। वो जो गार्ड होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होता है, ऐसा लगता है कि उसने निंगियो को मार दिया है। धुआं हो जाता है, तभी धुआं से हमारा निंगियो बाहर निकलता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसे मारने वाला होता है। जो बंदा कह रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, आखिर तो मेरे हमले को यहाँ पे ब्लॉक कैसे किया और डॉज कैसे किया। जबकि दिखाते वो जो बंदा होता है जब उसे यहाँ पे निंगियो का पंच पड़ता है कि पंच के साथ वो दूर जाके गिरता है और बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। निंगियो पहले उसे हवा में भेजता है, फिर ऊपर जाके उसे नीचे की तरफ एक किक मारता है जिससे वो नीचे जाके जमीन पे गिरता है, बहुत ज्यादा जख्मी होता है। जबकि उसके जो साथी वगैरह होते हैं गार्ड्स वगैरह वो कह रहे होते हैं कि इस कमीने कुत्ते की हिम्मत कैसे हो रही है हमारे यहाँ पे साथी को नुकसान पहुंचाने की, चलो अभी जाके हम स्टेज पे जाके इसको मार डालते हैं। जबकि दिखाते एक बंदा पीछे से आता है और कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहे हो, क्या तुमने ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म के यहाँ पे रूल्स को नहीं पढ़ा जो कि स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म के यहाँ पे एक भी स्ट्रिक्ट रूल को तोड़ता है उसे ऑन द स्पॉट मार दिया भी जा सकता है। क्योंकि हमारा जो निंगियो होता है उसे तो यहाँ पे सू फैंग से ही पैसे मांगने होते हैं और वो कहते हैं कि चलो ओए सू फैंग जल्दी से मेरे को वो पैसे दे दो, स्पिरिट स्टोन दे दो, अगर तुम्हें अपने इस बॉडीगार्ड की जान बचानी है। तो ये जो बंदा है ये एक ही बार में मारा भी जा सकता है, तुम चाहते हो तो इसको जल्दी से अपनी ये मतलब पैसे देके स्पिरिट स्टोन देके इसकी जान बचा लो। जबकि यहाँ पे उसके दोनों ही बॉडीगार्ड जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। 3 बॉडीगार्ड होते हैं जिसको एक को तो हरा दिया होता है, जबकि जो बाकी 2 होते हैं वो कह रहे होते हैं यंग मास्टर से कि यंग मास्टर प्लीज उसको पैसे दे दीजिए, वो हमारे ब्रदर को मार डालेगा। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे वो अपने ब्रदर को मारे। सू फैंग जो तो होता ही कमीना आदमी है वो तो कहता है कि मर जाने दो उसे, कमीने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता आखिर वो यहाँ पे कचड़े से कैसे हार गया। नहीं क्यों कह रहा होता है उस बंदे से कि लगता नहीं कि तुम्हारे जो दोस्त है या तुम्हारे जो यंग मास्टर वो तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो इस वजह से वो स्पिरिट स्टोन भी नहीं दे रहे। मैं तुम्हें यहाँ पे मारना नहीं चाहता क्योंकि मैं ये किसी को भी मारना नहीं चाहता। फिर जो निंगियो होता है उसे वैसे तो सू फैंग से पैसे चाहिए होते हैं और वो यहाँ पे बाकी के जो सू फैंग के गार्ड्स होते हैं उनसे कहता है कि चलो ठीक है सू फैंग तो दे नहीं रहा तो तुम दोनों ही दे दो, अगर तुम दोनों दे दो तो तुम्हारे भाई की जान बच जाएगी। दोनों ही गार्ड्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पे उसे पैसे देते हैं और अपने जो दोस्त या भाई होता है उसको लेके वहां से चले जाते हैं जो कि भाई समानी होता है, तो इतनी वजह से मतलब वो जान बचा रहे होते हैं। फिर जो हमारा निंगियो होता है वो कहता है तो चलो बताओ आप कौन आ रहा है, जल्दी से बताओ कि कौन मेरे साथ फाइट करना चाहता है। जबकि कोई कुछ नहीं कहता। ये कहता तो अच्छा यहाँ पे कोई भी नहीं मेरे साथ फाइट करना चाहता तो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे सू फैंग आगे बढ़ता है और कहता है कि ये कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे ऐसे ही जा सकते हो, मैं तेरे साथ यहाँ पे लाइफ एंड डेथ फाइट करना चाहता हूँ, क्या तेरे अंदर हिम्मत है कि तू मेरे साथ करे यहाँ पे लाइफ एंड डेथ फाइट। जबकि यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो यहाँ पे ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म का एक और रूल बताता है जो कि होता है 2 लोग ही यहाँ पे डिसाइड करेंगे, अगर 2 लोग यहाँ पे राजी होते हैं लाइफ एंड डेथ फाइट करने के लिए तभी जाके लाइफ एंड डेथ फाइट होती है, अगर एक मना करेगा तो ये फाइट नहीं होगी। तो हीरो कहता है अकॉर्डिंग टू द रूल अगर मैं यहाँ पे ड्रैगन प्लेटफॉर्म पे लाइफ एंड डेथ फाइट से मना करता हूँ तो ये फाइट नहीं होगी। सू फैंग यहाँ पे हंसते हुए कहता है तो तुम्हारे जैसा एरोगेंट लड़का यहाँ पे मेरे से डर लग रहा है, तो तुम्हें यहाँ पे फाइट करने से डर लग रहा है तो हाँ तुम डर के भाग जाओ। जबकि हमारा हीरो तो यहाँ पे एक्शन मारते हुए और बहुत ज्यादा जोश के साथ कहता है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ तो मेरे को फाइट नहीं करनी। क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं यहाँ पे अपनी लाइफ को खतरे में डालता हूँ, हम एक लाइफ एंड डेथ फाइट करेंगे जिसमें अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरी लाइफ जाएगी, तुम मर जाओ तो तुम्हारी लाइफ जाएगी। हम एक रियल लाइफ एंड डेथ फाइट करेंगे जिसमें कोई भी इंटरवेन नहीं करेगा। जबकि हमारा जो निंगियो होता है वो तो इसी बात का इंतजार कर रहा होता है कि कब ये थोड़ा जोश में आए और ऐसी बात कर दे जो कि इसने की है, और इसने सबसे बड़ी गलती की है ये बात करके लाइफ एंड डेथ अरीना का फाइट करके। जबकि दिखाते हैं उसके जितने भी गार्ड्स वगैरह रहते हैं वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर आपको सावधान रहना होगा, केयरफुल रहना होगा, ये बंदा ताकतवर है। जबकि जो यंग मास्टर होता है उसे गुस्सा आ जाती है और वो चिल्लाते हुए अपने गार्ड से कहता है कि आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुमको लगता है कि मैं इस कमीने कुत्ते को नहीं हरा सकता जो कि मेरे से भी बहुत ज्यादा कमजोर है, इसके तो डेंटियन भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्योंकि वो बोल रहा होता है कि निंगियो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं की रिफाइनमेंट के 5th लेवल तक पहुंच चुका हूँ, तो तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलती है जो तुमने यहाँ पे मेरे को चैलेंज किया और लाइफ एंड डेथ अरीना के लिए फाइट किया। जबकि तुमने मेरे को चैलेंज कर दिया है तो ठीक है अब मैं यहाँ पे तुम्हें मारने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ मरने के लिए। जबकि हमारा जो निंगियो होता है वो कहता है तो चलो ट्राई कर लो मेरे को मारने का कि तुम मेरे को मार भी सकते हो या फिर नहीं। निंगियो बड़ी तेजी के साथ अपनी फीस से हमला करता है पर दिखाते वो जो बंदा यानी सू फैंग जो होता है वो यहाँ पे निंगियो से कहता है कि निंगियो तुम मेरे को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। तो अपनी सू फैमिली के आइस पावर का यूज करता है। उनकी जो सू फैमिली की पावर होती है वो एक तरह से आइस पावर होती है, जो वो लोग जो होते हैं वो आइस पावर का यूज करते हैं। ये बंदा कह रहा होता है ये तो सू
सू फैमिली की आइस थ्रोट आर्ट है जो कि 5th ग्रेड का स्पेल है। ये जो पावरफुल हमला है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। उस हमले से दिखाते हैं कि हमारा जो मैंगियो होता है वो पीछे की तरफ हटता है। दिखाते हैं कि निंगियो जो होता है वो बार बार उससे बचा होता है। अगर वो उसके आइस फ्रोस्ट के लपेट में आ गया होता तो यहाँ पे वो पूरी तरह से आइस बन जाता और मतलब चकनाचूर हो जाता। फिर जो हमारा वो रहता है सू फैंग यहाँ पे अपनी आइस स्वॉर्ड को क्रिएट करता है और आइस स्वॉर्ड से हमला करता है, सभी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उन सभी स्वॉर्ड को हमारे निंगियो की तरफ छोड़ देता है। निंगियो जो होता है बड़ी मुश्किल से साथ ही उसे डॉच करता है, पर वो जो तलवारें होती है वो पीछे जाने का अपना डायरेक्शन मोड़ लेती है और वो दोबारा से घूम के निंगियो के ऊपर आ जाती है। जबकि जो निंगियो होता है वो कहता है आखिर ये तलवार किस तरह की है। जो निंगियो होता है आगे की तरफ बढ़ते है, उन तलवार के ऊपर पंच लगाता है, पर वो देखता है कि उन तलवार का कुछ नहीं बिगड़ा होता। लेकिन निंगियो कह रहा होता है कि ये तलवार तो बहुत ज्यादा ठंडी और ऊपर से कोई असर ही नहीं हुआ जब मैंने इनको पंच किया। नीचे की तरफ उतरता है निंगियो, जबकि जो स्वॉर्ड होती है वो भी निंगियो के पीछे आती है। जो सारी स्वॉर्ड निंगियो के पीछे आती है तो जो निंगियो होता है वो कह रहा होता है एक हमले के साथ ही मेरे को इन सभी स्वॉर्ड को देखना होगा क्योंकि मैं यहाँ पे एस्केप तो नहीं कर सकता। सू मेंग जो होता है वो जल्दी से चिल्लाते हुए कहता है कि मर जाओ, जबकि जो हमारा निंगियो होता है वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। इसके साथ दिखाते वो इतने सारे पंचेस लगाता है बिल्कुल लूफी के गम गम की तरह और सभी स्वॉर्ड को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के बाद वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जबकि दिखाते हैं जो सू फैंग होता है वो भी बहुत ज्यादा जख्मी होता है क्योंकि वो उसका सोल वेपन होता है और ज्यादातर यहाँ पे कल्टिवेटर सोल वेपन का यूज करते हैं तो उनकी जो सोल होती है वो भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय टाइप तो नहीं बोलेंगे पर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। और अभी भी हमारा जो निंगियो होता है उसके पास बहुत सी पावर रहती है और वो अपने हमला चलता है यानी अपनी फीस्ट को आगे करते हुए उसे पंच लगाता है। जबकि देखने वाले दर्शक हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये सब होने के बाद अभी भी निंगियो के पास इतनी पावर है कि वो पंच लगा रहा है। देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है जो सू फैंग है जो कि की रिफाइनमेंट के 5th लेवल पे है वो इतनी इजीली यहाँ पे उस बंदे से हार गया जिसके पास तो डेंटियान भी नहीं है। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस कचड़े ने यहाँ पे सू फैंग तक को हरा दिया वो भी इजीली। आखिर ये हो कैसे सकता है। उसमें से जो हमारे सू फैंग के गार्ड होते हैं वो आगे बढ़ते और कहते हैं कि चलो हमें आगे बढ़ना होगा, हमें अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना होगा और जल्दी से इस कमीने को मार डालते हैं। उन दोनों के ऊपर एक जोरदार हमला होता है जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और ये उन्हीं मास्टर ने किया होता है जो कि यहाँ पे इस पूरे ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म के मास्टर होते हैं या बोल सकते हो ओनर होते हैं, जो कि यहाँ पे जिन्होंने ये स्ट्रिक्ट रूल को क्रिएट किया होता है कि कोई भी इंटरवेन नहीं करेगा अगर दो लोगों के बीच में लाइफ एंड डेथ फाइट हो रही है। तो वो वहाँ आके उन दोनों को मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें मैं दिख नहीं रहा है, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। दिखाते हैं सू फैंग के पास बिल्कुल भी जान नहीं होती, जबकि जो हमारा निंगियो होता है भी उसके पास बहुत सारी पावर होती है और वो कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है देख के कि तुम यहाँ पे हार चुके हो। जबकि जो सू मेंग होता है वो तो ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे को इजीली मार दोगे, नहीं तो मेरे को नहीं मार सकते क्योंकि अगर तुमने मेरे को मार दिया तो मतलब मेरे जो फादर है वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। जबकि दिखाते हैं हमारे निंगियो को जो कि अपना पैर जो होता है सू फैंग के ऊपर पूरी तरह से प्रेशर लगाता है और अपने एक ही प्रेशर के साथ उसकी जो टांग होती है उसकी हड्डी तोड़ देता है। सू फैंग को बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है। जबकि जो निंगियो होता है वो कहता है कि वाकई में लगता है कि मैं तो यहाँ पे नहीं मार सकता। तो सू फैंग को भी पता चल जाता है कि जो निंगियो है वो एक ऐसा इंसान है जो कि कुछ भी कर सकता है। तो उसकी चड्डी फट जाती है और वो कहता है कि प्लीज ब्रदर मेरे को यहाँ पे मत मारो, प्लीज मेरी जान को यहाँ पे बख्श दो। कि निंगियो कह रहा होता है पर तो कुछ टाइम पहले तो तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ बैट करना चाहते हो, हम दोनों यहाँ पे अपनी लाइफ एंड डेथ फाइट करेंगे जिसमें एक दूसरे की जान जाएगी। अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम यहाँ पे अपनी बात से ही मुकर रहे हो। कि सू फैंग कह रहा होता है कि अगर तुम मेरे को जाने दे दो तो हम तुम्हें अपनी जो सीक्रेट आर्ट है यानी हमारी फैमिली की जो स्पेशल टेक्निक है वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि 4th रैंक की आइस पावर है और ये आइस सोल टेक्निक है, तुम वो ले सकते हो, पर प्लीज मेरे को यहाँ से जाने दो। क्योंकि हमारा जो निंगियो होता है वो सोच रहा होता है 4th रैंक आइस सोल टेक्निक सबसे ज्यादा बेहतर है, पर मेरे पास कोई भी मैजिकल टेक्निक बिल्कुल भी नहीं है और ये टेक्निक मेरे ख्याल से मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल रहेगी। अगर मैं यहाँ पे इसको पूरी तरह से प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरा जो अटैक होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और मैं लोगों को मार भी पाऊंगा। वैसे भी मेरा डिफेंस तो पहले से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है उस गोल्डन बॉडी की वजह से, मेरे यहाँ पे अटैक भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा अगर मैं आइस सोल टेक्निक को मास्टर करता हूँ। तो फिर जो निंगियो होता है वो कह रहा होता है चलो ठीक है मैं तुम्हारे से ये जो चीज़ है ये ले रहा हूँ और तुम्हारी जो जान है उसको यहाँ पे बख्श देता हूँ। इसी के साथ ही हमारा निंगियो से एक जोरदार सा पंच लगाता है जिसकी वजह से वो यहाँ पे से क्रिपल कर देता है। निंगियो वहाँ से जाते हुए कहता है हाँ माना कि मैं तुम्हारी यहाँ पे जान बख्श रहा हूँ, पर जो तुमने किया है और जो तुम्हारी फैमिली ने किया बहुत ज्यादा गलत है और साथ ही तुम्हारी जितनी भी गलतियां आई है उसका एक पंच है और लाइफ एंड डेथ फाइट की वजह से मैं तुम्हारी यहाँ पे जान तो बख्श रहा हूँ पर तुम्हारी यहाँ पे पूरी जगह जो मतलब मेरिडियंस है उनको यहाँ पे बर्बाद कर रहा हूँ। क्योंकि वही जो ओल्ड मैन होते हैं जो कि ड्रैगन सबड्यूइंग के जो होते हैं मतलब प्लेटफॉर्म के मास्टर या ओनर होते हैं वो यहाँ पे हमारे हीरो को देख रहे होते हैं। फिर वहीं पे एक जगह पे जाते हैं और वहीं पे एक जगह पे आने के बाद वो कह रहे होते हैं कि मिस आपने देखा ना वो बंदा कितना ज्यादा स्ट्रांग है, मिस आप क्या सोचते हो मेरे को भी यहाँ पे बताइए। जबकि यहाँ पे जो उसकी मिस होती है वो सोच रही होती है कि ये बंदा स्ट्रांग है, इसकी बॉडी कल्टीवेशन भी स्ट्रांग है, फिर बिना डेंटियांस के लगता नहीं कि ये आगे पूरी तरह से हाइट्स को छू पाएगा यानी पूरी तरह से माउंटेन के ऊपर जा पाएगा। क्योंकि वही ओल्ड मैन कह रहा होता
है कि हमारे लिए भी इतना मुश्किल नहीं है इसकी डेंटियन को रिबोल्ड करना। हम इजीली अपनी पावर्स के साथ इसकी डेंटियन को रिबोल्ड कर लेंगे, यानी कि आसानी से रिकवर कर देंगे। इस लड़की का जो नाम होता है वो लियो किंगचैन होता है, जबकि जो लियो किंगचैन होती है वो यहाँ पे कह रही होती है। पहले इस लड़के को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं ये कितना ज्यादा लायक है। अगर ये वाकई में एक ट्रू जीनियस हुआ तो हम इसको यहाँ पे इसकी जो डेंटियन है उसको भी रिकवर करेंगे और इसका पूरा पूरा साथ देंगे। नेक्स्ट सीन जो होता है ये सू फैमिली का होता है। सू फैमिली के अंदर जो सू फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, मेरे बेटे को यहाँ पे क्रिस ने यहाँ पे क्रिपल कर दिया। बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मेरा जो सन था फ्यूचर में जाके वो आगे जाके हमारी सू फैमिली का हेड बनता, पर इधर देखो यहाँ पे किसने इसके साथ ये किया है। ऐसा लग रहा है उस बंदे ने सामने से आके मेरी फैमिली के मुंह पे थप्पड़ मारा है। उस कमीने कुत्ते को तो नहीं छोड़ूंगा, उसकी डेंटियन डिस्ट्रॉय है, पर उसने ये जो मेरे सन के साथ किया है बहुत ज्यादा गलत किया है। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उस कमीने को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। जबकि जो सू फैंग होता है वो भी रोते हुए कह रहा होता है कि फादर प्लीज मेरा बदला लीजिए। क्योंकि सू फैमिली के पैट्रियार्च अपने सन से कह रहे होते हैं कि आखिर तुम कमीने कहीं के कुत्ते, तू मेरा सन होने के भी लायक नहीं, आखिर तूने यहाँ पे ये किया क्या है। तूने अपने जो मतलब हमारी सू फैमिली की स्पेशल टेक्निक आइस सोल टेक्निक थी, उस लड़के को जो कि पूरी तरह से कचड़ा है उसको देखे तूने ये बहुत ज्यादा गलत किया, तो बिल्कुल यूजलेस है। और तेरी जो सिस्टर है वो यहाँ पे सेक्युलरिज्म में गई हुई है और वो कल्टिवेट कर रही है, नहीं तो वो आके तेरे को थप्पड़ मारती। क्योंकि सू फैमिली का एक और एल्डर जो होता है वो कह रहा होता है कि पैट्रियार्च आप ऐसा गुस्सा ना हो, ये वैसे भी वो जो बंदा है वो क्रिपल्ड है, यानी उसके पास डेंटियन तो है नहीं, भला वो उसको कैसे कल्टिवेट करेगा। लगता नहीं वो ठीक से कल्टिवेट भी कर पाएगा उस टेक्निक, क्योंकि जब किसी की डेंटियन डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो किसी भी टेक्निक को अच्छे से मास्टर नहीं कर पाता। मास्टर छोड़ो, उसकी तो कल्टिवेशन होती है वो भी ठीक से आगे बढ़ती ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं पैट्रियार्च सू फैमिली को कह रहे होते हैं कि हाँ माना कि वो जो कचड़ा है हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, चीटी समान है, उसको जो है हमारी फैमिली एक ही बारी में मसल सकती है, एक ही बारी में मार के रख सकती है, तो हमारी फैमिली के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। असल जो बड़ा थ्रेट है, यानी बोल सकते हो आप बड़ा खतरा है, निंग फैमिली का, वो चूजन वन है, यानी कि निंग चैन, जो कि पैट्रियार्च का मतलब सन है। जो कि पैट्रियार्च के साथ वाला एल्डर कह रहा होता है कि हाँ मतलब पैट्रियार्च मैं अच्छे से जानता हूँ कि वही हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। इसी के साथ ये वाली जो एपिसोड या वीडियो है वो यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जरूर से कमेंट करके बताना जरूर, और अगर इस पे 10,000 लाइक आते हैं तो इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर आएगा।